हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गुप्त काल को। तो गुप्तों के इतिहास को हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले हमने देखा था मौर्य साम्राज्य को, और फिर हमने विदेशी आक्रमणों को देखा। उसके बाद हमने दक्षिण में जो सातवाहन शासक हुए उनको देखा। उसके बाद संगम काल को देखा, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त काल को। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद करीब 500 वर्षों तक उत्तर भारत में किसी शक्तिशाली राज्य का उदय नहीं हो सका था। इसी बीच कुछ समय के लिए मध्य देश में सोंग, पंजाब में विदेशी आक्रमण, बैक्टीरिया, यवन, पहलव, शको, इन्होंने अपना जैसे आक्रमण किए और कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। यानी मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद ये लगातार एक तरह से आक्रमण जारी रहते हैं और कोई भी स्थायी रूप से साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता है। तो 500 वर्षों के बाद गुप्त सामने आते हैं, जो कि एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करते हैं और एक शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना करते हैं। तो हम आज के वीडियो में गुप्तों के बारे में ही जानेंगे। तीसरी शताब्दी में भारत में 3 नवीन राजवंशों का उदय हुआ था। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नागवंश, दक्कन में वाकाटक वंश और पूर्वी भारत में गुप्त वंश। और बात करें कि गुप्त वंश का आरंभिक राज्य कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश व बिहार में इनका विस्तार था। तो हम यहाँ पर गुप्त वंश को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम गुप्त वंश देखेंगे, आगे बात करेंगे हम इनके गोत्र की। तो गुप्त वंशीय लोग धारण गोत्र के थे। इस प्रकार का उल्लेख हमें जो है प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र लेख से मिलता है। तो मान्य है एक तरह से कि धारण गोत्र के थे ये। वैसे बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्र लेख में इसका उल्लेख किया है कि गुप्त वंशीय लोग धारण गोत्र के थे। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ से इनका उल्लेख मिलता है कि वो धारण गोत्र के थे, तो प्रभावती गुप्ता। तो बात हम यहाँ पर ये करें कि इनकी वंशावली का परिचय हमें कहाँ से मिलता है। गुप्त वंशीय वंशावलियों का परिचय हमें कहाँ से मिलता है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में है, और हरिसेन इसके लेखक थे। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंशावली की कुमारगुप्त के विलसड शतमलेख से हमें जानकारी मिलती है, और शकंद के भीतरी शतमलेख से हमें गुप्त वंशावली का परिचय मिलता है। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के जो आदि पुरुष हैं वो माने जाते हैं श्रीगुप्त। यानी जो संस्थापक थे गुप्त वंश के वो थे श्रीगुप्त। इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र हुआ घटोत्कच। इसका उल्लेख मिलता है हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसड शतमलेख, शकंदगुप्त का भीतरी शतमलेख। इनमें गुप्त वंशावली मिलती है। इन्हीं से स्पष्ट होता है कि जो गुप्तों के प्रथम जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, और उनके बाद उनके पुत्र घटोत्कच शासक बनते हैं। घटोत्कच का जो वर्णन है कहीं पर भी नहीं मिलता, सिर्फ इन्हीं में मिलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त के विलसड अभिलेख और शकंदगुप्त के भीतरी शतमलेख। तो जो गुप्त वंशावली जानने के जो स्रोत हैं ये 3 ही हैं। इनमें वर्णन मिलता है श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच का। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी इनका वर्णन नहीं मिलता है। गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक श्री चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है, यानी जो शक्तिशाली शासक हुए। यानी प्रथम जो थे वो थे श्रीगुप्त, उसके बाद आते हैं उनके पुत्र घटोत्कच, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चीनी यात्री इत सिंह ने भी श्रीगुप्त का उल्लेख किया है। वो लिखते हैं कि इन्होंने चीनी यात्रियों के लिए मरग सिखावन के निकट एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और मंदिर को 24 गांव दान में दिए थे। बनारस के पास श्रीगुप्त की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो आदि पुरुष थे वो कौन थे, श्रीगुप्त थे। इसमें से एक मोहर पर श्रीगुप्तस्य और दूसरे पर श्रीगुप्त अंकित है। यानी जो मोहर मिली है, मुद्रा मिली है बनारस में, उस पर अंकित है गुप्तस्य और दूसरे पर अंकित है श्रीगुप्तस्य। तो हमें जो श्रीगुप्त का वर्णन कह दीजिए, या इनके पुत्र जो घटोत्कच का नाम आता है, जो कि अक्सर नहीं मिलता है, क्योंकि हम जब भी गुप्त वंश को पढ़ना शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं, लेकिन इनसे पहले हमें श्रीगुप्त और घटोत्कच का नाम मिलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त के विलसड शतमलेख और शकंदगुप्त के भीतरी शतमलेख। इसके अतिरिक्त चीनी यात्री इत सिंह ने भी श्रीगुप्त का वर्णन किया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख की बात करेंगे। इसको तैयार किया था हरिसेन द्वारा, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त की, ये गद्य और पद्य दोनों में है। यह चंपू शैली में है। तो ध्यान रखना है प्रयाग प्रशस्ति लेख किसके द्वारा लिखा गया,
ये हरिसेन द्वारा तैयार किया गया और ये चंपू शैली में है। गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित रूप में ये है। इलाहाबाद से प्राप्त प्रयाग प्रशस्ति पर अशोक का कौशाम्बी लेख एवं रानी का लेख था। यानी मूल रूप की बात करें तो ये अशोक का लेख है जिसको हम रानी का लेख कहते हैं। इसमें इनकी जो राजकुमारी थी चारुवती कह लीजिए या कई जगह पर नाम मिलता है कारुवती, तो उनसे संबंधित ये लेख है। इस पर बाद में समुद्रगुप्त ने अपना लेख खुदवाया और आगे चलकर जहांगीर भी इसी पर अपना लेख खुदवाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन जाती है कि प्रयाग प्रशस्ति पर किन किन ने अपने लेख खुदवाए थे। तो सर्वप्रथम अशोक का ये इस पर लेख खुदवाया गया था प्रयाग प्रशस्ति पर, उसके बाद समुद्रगुप्त ने, इसके बाद जहांगीर ने। तो तीनों का नाम आता है, इनको याद रखना है। इस लेख में हमें समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन मिलता है जिनको 5 भागों में बांटा गया है राइटर के द्वारा। तो वो उन सभी विजयों को देखेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। फर्स्ट की बात करें तो प्रथम चरण में इन्होंने आर्यावर्त के उत्तरी भाग के 9 राजाओं को परास्त किया था। तो प्रथम चरण में मिलता है कि इन्होंने उत्तरी भारत के 9 राजाओं को परास्त किया था, जिनमें प्रमुख की बात करें तो गणपति नाग जो कि मथुरा के शासक थे, अच्युत देव जो कि अहिच्छत्र के शासक थे और नागदत्त जो कि विदिशा के शासक थे। दूसरे चरण में इन्होंने 9 गणराज्यों को जीता और इसके अतिरिक्त इन्होंने सीमावर्ती राज्यों को भी जीता था, जिनमें समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल और कर्तपुर प्रमुख थे। तो दूसरे चरण में इन्होंने 9 गणराज्यों को जीता और इन्होंने सीमावर्ती राज्यों को भी जीता था। तृतीय चरण की बात करें तो इसमें समुद्रगुप्त ने एक वन्य जाति को हराया था। वन्य जाति कौन सी थी? आटविक थी, जो कि डाहल क्षेत्र में बसी हुई थी और कहा जाता है कि अशोक के समय ये बड़े ही सिरदर्द बने हुए थे अशोक के लिए। अशोक भी इनको नहीं हरा पाए थे। तो आगे चलकर ये समुद्रगुप्त इस आटविक वन्य जाति को परास्त करते हैं और अपने अधीन कर लेते हैं। चतुर्थ चरण की बात करें तो दक्कन के इन्होंने 12 राजाओं को जीता था, जिसमें कांची के विष्णुगोप प्रमुख हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कितने राजाओं को जीता दक्कन के? तो 12। और आर्यावर्त के कितनों को जीता? वो थे 9। और दक्कन विजयों में कौन सा प्रमुख विजय रही? तो कांची के विष्णुगोप को भी इन्होंने परास्त किया था। और दक्षिण विजय नीति के 3 आधार स्तंभ हुए। कौन कौन से? ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण का अर्थ था शत्रु पर अधिकार कर लेना, मोक्ष का शत्रु को मुक्त करना देना, यानी शत्रु पर विजय हासिल करने के बाद उनको मुक्त कर देना। तृतीय था अनुग्रह, राज्यों को लौटाकर शत्रु पर दया करना, यानी जो जीते हुए राज्य थे, जैसे समुद्रगुप्त ने किसी के राज्यों को जीत लिया, उनको जीतने के बाद शत्रु को वापस कर देना, यानी उन पर दया करना। तो दक्षिण अभियान के तहत समुद्रगुप्त ने इस नीति का अनुसरण किया था। कौन कौन सी? ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अलावा हमें बिलसड अभिलेख और स्कंदगुप्त के भीतरी शतम लेख से गुप्त वंशावली का पता चलता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे बिलसड अभिलेख को, जो कि कुमारगुप्त फर्स्ट का है, जो कि हमें ईटा जिला उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो बिलसड अभिलेख से हमें गुप्त साम्राज्य की वंशावली की जानकारी मिलती है। बात करें कि कुमारगुप्त फर्स्ट के कितने अभिलेख हैं, तो सर्वाधिक 18 अभिलेख हैं। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? तो कुमारगुप्त फर्स्ट के हैं। कितने हैं? 18। स्कंदगुप्त के अभिलेख की बात करेंगे, शतम लेख है भीतरी शतम लेख, इससे हमें गुप्त वंशावली का पता चलता है। इसके अतिरिक्त पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो भीतरी शतम लेख से हमें पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त ने जो युद्ध किए उनका वर्णन मिलता है। तो इन अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के जो आदि पुरुष थे वो थे श्रीगुप्त। इनके बाद इनका पुत्र आता है घटोत्कच। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि जो सबसे शक्तिशाली और वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं गुप्त वंश के, वो कहलाए चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि का नाम पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जब 319 ईस्वी पूर्व में शासन पर बैठते हैं तो उन्हीं के साथ एक नवीन संवत चला था। उस संवत का नाम पूछा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब से हुई? तो चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठते हैं उसी के साथ ही गुप्त संवत की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
मुद्रा साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। क्वेश्चन आता है कि कुमार देवी किसकी राजकुमारी थी, तो ये थी लिच्छवी राजकुमारी थी ये, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम से। तो ये याद रखना है, कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था और इन्होंने, चंद्रगुप्त प्रथम ने इन्हीं की ही याद में या स्मृति में कह सकते हैं सिक्के चलाए थे, जिसमें एक और तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी क्या करती थी और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी अंकित थे। तो गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत में सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था, तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को नियुक्त किया था। और ये बात करें कि समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, इस चीज़ की पुष्टि कहाँ से होती है, यानी प्रमाण कहाँ से मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को ही चुना। तो प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख व रिद्धपुर अभिलेख से हमें यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे कि सर्वप्रथम बात करें कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। सर्वप्रथम रजत मुद्राएं गुप्त वंश में किसने शुरू की, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था, उसका नाम पूछा जाता है तो कुमार देवी नाम था उनका। और कुमार देवी और इन्होंने अपने नाम पर सोने के सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक साइड तो इनका चंद्रगुप्त और कुमार देवी का आकृति थी, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी अंकित थे। राज्यारोहण की तिथि पूछी जाती है 319 और इसी के साथ एक संवत की शुरुआत होती है, गुप्त संवत, ठीक है। गुप्त संवत किसने स्टार्ट किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था। इनके राज्यारोहण के साथ ही गुप्त संवत की शुरुआत होती है। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को चुना। ये कहाँ से प्रमाण मिलते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख व रिद्धपुर अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। और बात करें कि समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किसने किया है, तो हरिसेन द्वारा किया गया है। इनके द्वारा एक रचना है प्रयाग प्रशस्ति, इनमें इसका वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की। और प्रयाग प्रशस्ति में हम पहले ही देख चुके हैं कि 5 भागों में बांटकर बताता है हरिसेन कि किस किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों को इन्होंने विजित किया था समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति में हमें चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि आर्यावर्त के कितने राजाओं को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने, तो वो 9 राजाओं को पराजित किया था। और बात करें दक्षिणापथ के 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया था, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि दक्षिणापथ के कितने राजाओं को पराजित किया, तो 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। और इन सभी का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से हमें ये प्राप्त होता है। और समुद्रगुप्त ने जिन दक्षिणापथ विजय की थी उनमें 3 प्रमुख आधार श्रेणियाँ अपनाई थी, जिनमें ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह शामिल थी। ग्रहण का अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं, समुद्रगुप्त की जब प्रयाग प्रशस्ति का हमने विवरण देखा था उसमें हमने देखा था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को किसने धर्म विजय की संज्ञा दी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को किसने धर्म विजय की संज्ञा दी, तो वो थे राय चौधरी। इन्होंने दक्षिणापथ विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण तथा मरुण शासकों को भी हराया था और इनको हराकर 3 विधियां अपनाई थी, यानी 3 विधियां लागू की थी इन पर कि आपको ये करना पड़ेगा। तो 3 कौन कौन सी थी। पहली थी आत्मनिवेदन। पूछी जाती है कि आत्मनिवेदन का मतलब क्या था, तो सम्राट के समक्ष स्वयं प्रस्तुत होना, यानी जो अधीन शासक हो जाता था उसे स्वयं सम्राट के सामने प्रस्तुत होना पड़ता था। दूसरी थी कन्योपायन। इसके तहत जो अधीन शासक होता था उसको अपनी पुत्री का विवाह गुप्त वंश में ही करना पड़ता था। और तीसरी नीति थी गुरुतमंदक। इसके तहत शासन याचना करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये 3 नीतियाँ अपनाई थी समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण और मरुण शासकों के प्रति। समुद्रगुप्त का समकालीन जो नरेश थे वो कौन थे,
तो लंका नरेश मेघवर्मन थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लंका के वो कौन से नरेश थे जो समुद्रगुप्त के समकालीन रहे। तो मेघवर्मन थे। इन्होंने उपहार सहित एक दूत मंडल समुद्र के गुप्त के दरबार में भेजा था। किसने? मेघवर्मन ने। तथा गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो बनते हैं यहाँ से कि वो कौन से शासक थे जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। तो लंका के नरेश मेघवर्मन, और मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से कहाँ पर मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। तो गया में मठ मनाने की अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया था, जिनका उल्लेख हमें उनके सिक्कों तथा उनके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अश्वमेध यज्ञ करता कौन सा गुप्त शासक था। तो समुद्रगुप्त थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर हमें अप्रतिरथ और व्याघ पराक्रम नाम उत्कीर्ण मिलते हैं। तो किन के सिक्कों पर अप्रतिरथ और व्याघ पराक्रम मिलता है? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। विसेंट सिमथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि गुप्त शासकों में भारत का नेपोलियन कहलाते कौन हैं। तो समुद्रगुप्त हैं, जो कि भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई। किसके द्वारा दी गई है ये? विसेंट सिमथ ने। तो विसेंट सिमथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त की साहित्य और संगीत में बहुत ही रुचि थी, इसीलिए उनको कविराज और संगीत प्रेमी की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है ये कि कविराज कौन कहलाए? समुद्रगुप्त कहलाए कविराज, और संगीत के प्रेमी समुद्रगुप्त। तो इस प्रकार की उपाधियों से उन्होंने स्वयं को विभूषित किया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। तो यहाँ पर कुछ अभिलेखों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले उनके बड़े भाई थे रामगुप्त, उनका शासन रहा था। तो कुछ एक अभिलेखों में हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने थे, और कई अभिलेख ऐसा बताते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं शासक बनते हैं। तो ऐसे कौन से अभिलेख हैं जहां से हमें पता चलता है कि रामगुप्त शासक बने थे समुद्रगुप्त के बाद? तो वो देखेंगे हम यहाँ पर सर्वप्रथम। तो कुछ अभिलेख हैं और कुछ मुद्राएं हैं और कुछ साहित्य हैं जिससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने थे। तो साहित्यों की बात करेंगे, जिनमें सबसे फेमस है और पूछा जाता है बार बार कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है। तो ये विशाखा दत्त की रचना है, जिसमें हमें रामगुप्त की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बने थे? रामगुप्त। इन कृतियों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये किसकी रचना है। तो देवी चंद्रगुप्तम रचना है विशाखा दत्त की। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बने? रामगुप्त। राजशेखर की है काव्य मीमांसा। पूछा जाता है काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो ये राजशेखर की है। श्रृंगार प्रकाश भोज की रचना है। हर्षचरित्र की रचना टीका है ये लिखी है शंकराय ने। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे मुजमल उल तवारिक, ये है अबुल हसन अली की। तो इसमें इम्पोर्टेंट है देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? ये रचना है विशाखा दत्त की। हर्षचरित्र ये बाणभट्ट की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। श्रृंगार प्रकाश भोज की है, और मुजमल उल तवारिक है अबुल हसन अली की। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये किसकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ही जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त हैं, वो शासक बने थे। साहित्य के अतिरिक्त अभिलेखों की बात करें कि वे कौन से अभिलेख हैं जिनमें हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक नहीं बने थे, बल्कि बने कौन थे? रामगुप्त। तो ये कौन से अभिलेख हैं उनको देखेंगे। तो सज्जन का लेख, कांबे का लेख, सगली का लेख और दुर्जनपुर का लेख, इसमें हमें वर्णन मिलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सज्जन का लेख किससे संबंधित है? तो ये रामगुप्त की जानकारी देता है। कांबे का लेख, सगली का लेख और दुर्जनपुर का लेख, इससे हमें जानकारी मिलती है रामगुप्त की। इसके अतिरिक्त हमें कुछ मुद्राएं मिली हैं एरेन तथा भिलसा से, ताम्र मुद्राएं मिले हैं, उनसे भी हमें रामगुप्त की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले इनके बड़े भाई रामगुप्त का शासन रहा होगा। तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो साहित्य और अभिलेख और मुद्राएं, कुछ साहित्य हैं और कुछ अभिलेख हैं और कुछ मुद्राएं हैं जिनसे हमें रामगुप्त की भी जानकारी मिलती है। तो विशाखा दत्त की जो रचना है देवी चंद्रगुप्त नाटक,
इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या क्या है वो देख लीजिए। देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि देवराज किसको कहा गया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। उपाधियों की बात करेंगे कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण किसने की, विक्रमार्क की उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण करते हुए चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। तो शक मुद्राओं का अनुकरण करते हुए इन्होंने चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे और इन्होंने पश्चिमी शक विजय की थी और इसी के फलस्वरूप इन्होंने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए। ठीक है, और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से गुप्त शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। शक मुद्राओं को अनुकरण करते हुए इन्होंने ये चांदी के सिक्के उत्कीर्ण कराए थे। और कौन से शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और किसके विजय के उपलक्ष्य में, तो शक विजय की थी इन्होंने, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं शकारी के नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने गुजरात के शकों को परास्त किया। इनके बाद इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की थी और इस क्षेत्र की विजय की पुष्टि जो है, यानी इन्होंने गुजरात के शकों को हराया, इस विजय की पुष्टि हमें सनकनिक महाराज के दान पत्र से मिलती है। इसके अलावा आम्रकारदव नामक एक सैनिक अधिकारी के दान पत्र से भी हमें वर्णन मिलता है कि गुजरात के शकों को परास्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने और शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कहाँ से जानकारी मिलती है? सनकनिक महाराज के दान पत्र और आम्रकारदव नामक सैनिक अधिकारी के दान पत्र से हमें ये जानकारी मिलती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम गुप्त शासक कौन थे जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। शकों को परास्त करने वाले कौन से शासक हुए गुप्त शासक, तो वो हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दिग्विजयों का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो उदयगिरी गुहा लेख से हमें उनकी दिग्विजयों का उल्लेख प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की 2 राजधानियां थी, कौन कौन सी थी? पहली पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैनी। तो विक्रमादित्य की 2 राजधानियां थी। ये नहीं आता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है कि दिग्विजयों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो उदयगिरी गुहा लेख से उनकी दिग्विजयों का उल्लेख मिलता है हमें। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे उनको देखेंगे। एक तो हमने देखे थे अशोक के दरबार में जो नवरत्न थे वो देखे थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको ऑप्शन में 4 दे देगा और कहेगा कौन सा नहीं है या कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन सा नवरत्न सुशोभित नहीं था। तो ये आपको 9 के 9 याद रखने हैं, तभी आपका राइट आंसर कर पाएंगे आप। कौन कौन से थे वो देखेंगे। कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपणक थे, अमर सिंह थे, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर और वररुचि। ये 9 रत्नों को याद रखना है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सुशोभित थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री आया था एक, उसका नाम पूछा जाता है अक्सर कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो फाहान भारत आया था। और इसकी एक पुस्तक है फा हो की, जिसमें वो उसका यात्रा विवरण देता है, जिसमें वो मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि फाहान ने मध्य प्रदेश को किसका देश कहा, तो ब्राह्मणों का देश कहा। विक्रमादित्य के बाद बात करें हम तो गुप्त शासक आए थे कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त को देखने से पहले हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय से जो भी क्वेश्चन बन चुके हैं आज तक वो उनको देखेंगे एक बार। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि देवराज, देवगुप्त और देवश्री ये किन के नाम हैं, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम है। और इनका वर्णन या कह सकते हैं कि इनके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वाकाटक अभिलेखों और चंद्रगुप्त के सिक्कों से ये स्पष्ट होता है कि देवश्री नाम दिया गया था किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो लगातार रिपीट होता रहता है कि महरौली से प्राप्त हुआ लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है। तो इस लौह स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। उसी के आधार पर कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य से संबंधित है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय न हो तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि मेहरौली से जो ये लौह स्तंभ प्राप्त हुआ है इस पर चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। तो चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनके विवाह से संबंधित क्वेश्चन भी बनता है कि इनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय का किससे के साथ हुआ। तो नाग वंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा। इनकी पुत्री थी प्रभावती, जिसका प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था किसका विवाह? प्रभावती का, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। गुप्त वंश के नेक्स्ट शासक की बात करेंगे, कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि उसके विल्सड अभिलेख से ज्ञात होती है। विल्सड अभिलेख हमने पहले भी देखा है, जिससे हमें विल्सड अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त वंशावली में कौन कौन से शासक हुए। तो प्रथम जो श्रीगुप्त, घटोत्कच, इनका नाम विल्सड अभिलेख में मिलता है। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और भीतरी शतमलेख में मिलता है। तो इनके शासन की प्रथम तिथि विल्सड अभिलेख से ज्ञात होती है और अंतिम तिथि उनके चांदी के सिक्कों से मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। इनके सिक्कों पर मयूर की आकृति है। इनके सिक्कों से पता चलता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और विल्सड अभिलेख में कुमारगुप्त को चारों समुद्रों का विजेता कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन माने गए हैं? तो वो है कुमारगुप्त। सर्वाधिक सिक्के गुप्त वंश में किसके प्राप्त हुए हैं? तो कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के प्रथम के सिक्कों पर किसकी आकृति है? तो ये मयूर की आकृति है। और किस गुप्त शासक को चारों समुद्रों का विजेता कहा गया है? तो विल्सड अभिलेख में कुमारगुप्त को चारों समुद्रों का विजेता कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? तो वत्सभट्टी इनके दरबारी कवि थे। इनकी एक रचना है जो कि पूछी जाती है बार बार, मंदसौर प्रशस्ति किसकी रचना है? तो वत्सभट्टी की रचना है ये। और वत्सभट्टी किसके दरबारी कवि हैं? कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि हैं ये। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में किसका आक्रमण हुआ था? तो ये पुष्य मित्रों का आक्रमण शुरू हो गए थे, जिनको आगे चलकर किसने हराया? स्कंदगुप्त ने। तो ये भीतरी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्य मित्रों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहलाया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेव महेंद्र, इस प्रकार की इन्होंने उपाधियां धारण की कुमारगुप्त ने। महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेव महेंद्र। कुमारगुप्त के बाद शासक बनते हैं स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के शासन पर बैठने के उपरांत ही हुणों के आक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हुणों के आक्रमण किसके समय में शुरू हुए थे? तो स्कंदगुप्त के समय में ये आक्रमण शुरू हो गए थे। और इस प्रकार का उल्लेख कहाँ मिलता है कि हमें कि स्कंदगुप्त के समय में हुणों के आक्रमण स्टार्ट हुए थे? तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त का एक भीतरी अभिलेख है, उससे हमें पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्य मित्रों का आक्रमण होने शुरू हो गए थे, जिनको स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। और स्कंदगुप्त जब सिंहासन पर बैठते हैं उस समय हुणों के आक्रमण स्टार्ट होते हैं, जिसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें हुणों के आक्रमण का वर्णन मिलता है और बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने उनको पराजित किया। इसके अतिरिक्त चंद्रगर्भ परिपक्षा नामक साहित्य ग्रंथ से हमें हुण आक्रमण का उल्लेख मिलता है और बताया गया है कि किस प्रकार से हुणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया। तो एक अभिलेख है और एक साहित्य ग्रंथ है जिसमें हमें मिलता है कि स्कंदगुप्त के द्वारा हुणों को पराजित किया गया। तो जूनागढ़ अभिलेख से और चंद्रगर्भ परिपक्षा नामक साहित्य से हमें ये उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। तो ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और बात करें कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो स्कंदगुप्त के अतिरिक्त अशोक और रुद्रादमन ने भी इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त, अशोक और रुद्रदमन के द्वारा इनका पुनर्निर्माण करवाया गया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने के लिए ये कार्यभार किसको सौंपा? तो सौराष्ट्र के गवर्नर थे पूर्णदत्त, उनके पुत्र चक्रपालित को ये कार्य सौंपा था। तो ध्यान रखना है, चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया। चक्रपालित ने झील के निकट एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त को कहोम शतम लेख में शक्रादित्य कहा गया है। इनकी उपाधियां हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। शक्रादित्य कौन कहलाए? तो ये स्कंदगुप्त कहलाए। इन शक्रादित्य का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो कहोम शतम लेख से हमें मिलता है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में स्कंदगुप्त को देवराय कहा गया है। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प में इनको क्या कहा गया? देवराय। जूनागढ़ अभिलेख में इनको श्री परिक्षिम वक्सा कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि बहुत ही फेमस है, इसमें इनको श्री परिक्षिम वक्सा कहा गया है। ह्वेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनाने वाले शासकों में शुक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है। और शुक्रादित्य किसका नाम है? स्कंदगुप्त का नाम है। और ये कहाँ से प्रमाण मिले हैं? कहोम शतम लेख में। तो कहोम शतम लेख में स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? शुक्रादित्य। और यहीं पर वो ह्वेनसांग भी कह रहा है कि नालंदा संघाराम को बनाने में जो सर्वाधिक सहयोग किया वो कौन से शासक थे? शुक्रादित्य। तो शुक्रादित्य का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने नालंदा के निर्माण में अत्यधिक सहायता की थी। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासकों की बात करें तो वो आए पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त बालादित्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय। ये अंतिम महान शासक हुए कुमारगुप्त तृतीय। इसके बाद जो अंतिम गुप्त शासक थे वो थे विष्णुगुप्त। तो हमने स्कंदगुप्त देखा। स्कंदगुप्त से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त ने 466 में चिन्नी सम्राट थे सौंग, इनके दरबार में राजदूत भेजे थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित कर ली थी। और गुप्तों के पतन में हुण आक्रमण महत्वपूर्ण कारण रहे, क्योंकि हुणों के आक्रमण बहुत बढ़ जाते हैं। स्कंदगुप्त इनको दबाने में काफ़ी हद तक सफल रहते हैं, लेकिन आगे चलकर हुण हावी हो जाते हैं। तोरमान जो है हुणों का प्रथम शासक था। पूछा जाता है हुणों के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने विजय पताका फहराई थी? तो तोरमान थे। और धन्य विष्णु के एरण अभिलेख में हमें तोरमान का उल्लेख मिलता है। तो तोरमान का उल्लेख कहाँ से मिलता है? धन्य विष्णु के एरण अभिलेख से हमें तोरमान का उल्लेख मिलता है। धन्य विष्णु के एरण अभिलेख के अतिरिक्त हमें तोरमान की जानकारी कुवल्यमाला नामक जैन ग्रंथ से मिलती है। कुवल्यमाला नामक जैन ग्रंथ में हमें तोरमान द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर पबैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुवल्यमाला नामक जैन ग्रंथ में तोरमान को कहाँ का शासक बताया गया है? तो चंद्रभागा नदी के तट पर पबैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख मिलता है कि तोरमान यहाँ पर शासन करता था। ऐसी जानकारी कहाँ से मिलती है? कुवल्यमाला जैन ग्रंथ से। तोरमान के उपरांत उसका पुत्र मिहिरकुल ने भारत के आंतरिक भागों पर आक्रमण किए, जिसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति और ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से हमें इसकी जानकारी मिलती है। मिहिरकुल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति और ह्वेनसांग के यात्रा वर्णनों से हमें उसकी जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी में मालवा के शासक थे यशोधर्मन। इन्होंने मिहिरकुल को पराजित किया था तथा उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित करने के बाद। तो ये मालवा के शासक थे यशोधर्मन। इस चीज़ का वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है? मंदसौर अभिलेख। इसके अनुसार मालवा के शासक हैं यशोधर्मन, जिन्होंने मिहिरकुल को पराजित किया और विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि सर्वप्रथम क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि मिहिरकुल ने भारत के आंतरिक भागों पर अटैक किया था? तो ग्वालियर प्रशस्ति है, जिसमें हमें ये वर्णन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मालवा के वो कौन से शासक थे जिन्होंने मिहिरकुल को पराजित किया और विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो मालवा के शासक थे यशोधर्मन, जिन्होंने मिहिरकुल को पराजित किया। और इस चीज़ का वर्णन कहाँ से मिलता है? हमें मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ये गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ प्रांत स्वतंत्र हुआ था। तो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम कौन सा स्वतंत्र हुआ था?
वो हुआ था जूनागढ़। कुमारगुप्त तृतीय जो है गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। अंतिम महान शासक कौन थे? कुमारगुप्त तृतीय। हुणों का अधिकार मालवा और मध्य भारत के एक विस्तृत भूभाग में रहा था। तो यानी इनके समय में हुणों का अधिकार जो है मालवा और मध्य भारत के, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ध्यान रखना है कि अंतिम गुप्त वंश के महान शासक कौन थे, तो वो थे कुमारगुप्त तृतीय। गुप्त राजाओं ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि जैसी उपाधियां धारण की थी। और बात करें कि गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे विष्णुगुप्त। और महान शासक अंतिम कौन थे? कुमारगुप्त तृतीय। तो यहाँ पर हमने अब तक देखा कि गुप्त वंश के शासक कौन कौन से हुए और जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, तो उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली, या कह दीजिए कर व्यवस्था से संबंधित जो शब्दावली थी वो देखेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम बात करेंगे भाग की। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि गुप्तकाल में भाग क्या होता था। तो राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा था ये, यानी एक प्रकार का कर था ये, जो राजा को प्राप्त होता था भूमि उत्पादन से। नेक्स्ट है भोग। तो भोग क्या होता था? राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर था ये इसमें क्या होता था, लोग जो होते थे वो अपनी इच्छा से उपहार स्वरूप राजा को ये देते थे, लेकिन एक प्रकार का ये कर था भोग। उद्रंग कह दीजिए या उद्रग कह दीजिए, ये क्या था? तो स्थायी कायस्थकारों के लिए ये एक कर था। स्थायी कायस्थकारों के लिए कर था उद्रंग। ऊपरी कर की बात करें तो अस्थायी कृषकों के लिए एक ये कर था। और अस्थायी कृषकों का यहाँ पर अर्थ क्या है? तो ऐसे कृषक जिनकी भूमि नहीं होती थी, यानी वो भूमि के स्वामी नहीं थे, उन पर यह कर लगाया जाता था ऊपरी कर। ठीक है, तो ऊपरी कर क्या था? ये उन रैयतों पर लगाया जाता था जो भूमि के स्वामी नहीं थे, यानी अस्थायी कृषकों के लिए ये कर था। नेक्स्ट कर की बात करेंगे हिरण्य कर। ये नगद रूप में लिया जाने वाला कर था। जो कर जो थे वो दो रूपों में लिए जाते थे, नगद रूप में और अनाज के रूप में। तो जो नगद के रूप में लिया जाता था वो कहलाता था हिरण्य, और जो अनाज के रूप में लिया जाता था वो कहलाता था मेय। तो ये दो रूप थे गुप्त काल में कर वसूल करने के, नगद रूप में और अन्न के रूप में। तो नगद के रूप में कहलाता था हिरण्य, और अनाज के रूप में जो कर लिया जाता था वो कहलाता था मेय। नेक्स्ट बात करेंगे विष्टि की। विष्टि निःशुल्क या बेगार श्रम था। ये एक कर था, इसके तहत जो है कारिस्तकारों को एक दिन बिना करके यानी निःशुल्क कार्य करना पड़ता था। ठीक है, दिनार की बात करें तो स्वर्ण मुद्रा थी, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा थी ये दिनार। क्वेश्चन आता है कि दिनार क्या था, तो स्वर्ण मुद्रा थी गुप्त काल में। विष्टि शायद क्लियर हो गया होगा कि एक दिन, सप्ताह में एक दिन क्या करते थे किसान लोग, कारिस्तकर लोग, एक दिन जाकर राजा को बिना कर यानी उससे निःशुल्क कार्य करते थे। कोई भी किसी प्रकार का भी वेतन नहीं मिलता था उनको, तो उसको कहा जाता था विष्टि कर। ठीक है, निःशुल्क या बेगार श्रम। नेक्स्ट बात करेंगे अग्रहार। ये मंदिरों व ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि थी ये। इस प्रकार की भूमि जो है करों से मुक्त होती थी तथा इसके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था, यानी जिसको ये भूमि दी जाती थी उसका पूर्ण नियंत्रण होता था उस भूमि पर। ठीक है, राजा ने एक बार अगर ये भूमि दान में कर दी तो जो प्राप्त करता था उसका पूर्ण नियंत्रण होता था उस पर। ऐसी भूमि का उद्देश्य एकमात्र शैक्षणिक और धार्मिक था। तो अग्रहार भूमि क्या थी? मंदिरों और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि दान था ये एक तरह से, जो कि मंदिरों और ब्राह्मणों को दिया जाता था, और ये पूर्ण तरह से कर मुक्त होती थी, और इसका एकमात्र उद्देश्य था शैक्षणिक और धार्मिक कार्य। तो यहाँ पर हमने देखे गुप्त काल के प्रमुख करों को। तो राजा जो है उस समय भूमि का पूरी तरह से स्वामित्व रखता था अपने पास, और ये भूमि उत्पादन का 1/4 या 1/6 भाग कर के रूप में वसूलता था। तो ये ध्यान रखने हैं, सभी कर इम्पोर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं। गुप्त युग से शासन में विकेंद्रीकरण की नीति बढ़ने लगी थी। इससे पहले राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति अपनाई जाती थी, लेकिन समुद्रगुप्त द्वारा जो अधीनस्थ राजाओं के प्रति जो नीति अपनाई गई थी, इसी के साथ ही सामंतवाद या कह दीजिए विकेंद्रीकरण की नीति का उदय हुआ था। तो ध्यान रखना है, गुप्त काल के शासन से विकेंद्रीकरण की नीति को बढ़ावा मिला था। और बात करें हम नेक्स्ट कि राज्य कार्य में सम्राट के सहयोग के लिए कौन होते थे, तो मंत्री और अमात्य होते थे। कौन होते थे? मंत्री व अमात्य। और मंत्रियों और अमात्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। कहाँ पर स्पष्ट किया गया है?
तो कामंडक नीतिसार में मंत्रियों और अमात्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। गुप्त काल में मंत्रियों के लिए मंत्रीण तथा सचिव शब्द प्रयुक्त किया जाता था। पद वंशानुगत होता था। गुप्त काल में उच्च पद वंशानुगत किए जाने लगे थे। तो ध्यान रखना है, गुप्त काल में पद कैसे हो गए थे? वंशानुगत हो गए थे। और जो उच्च पद थे वो सिर्फ ऊंचे यानी उनको वंशानुगत कर दिया गया था। कात्यायन स्मृति से हमें उल्लेख मिलता है कि अमात्यों की नियुक्ति ब्राह्मण वर्ग से होनी चाहिए। तो ये स्पष्ट कह दिया गया था कि अमात्यों की नियुक्ति जो है ब्राह्मण वर्ग से ही होगी। तो ये इसका उल्लेख मिलता है हमें कात्यायन स्मृति से। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़े अधिकारी कुमार अमात्य होते थे जो प्रांतों में नियुक्त किए जाते थे। तो सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी जिस पर राजा स्वयं नियंत्रण रखता था वो कहलाती थी देश। ठीक है, देश कहलाती थी, जिसके अधिकारी गोप्ता कहलाते थे। तो सबसे बड़ी इकाई थी गुप्त साम्राज्य की देश। उसके बाद आते थे देश जो है प्रांतों में बटे हुए थे, और प्रांत जिलों में और जिले नगर में, और नगर के बाद सबसे छोटी इकाई आती थी ग्राम। तो ये क्रम भी पूछा जाता है। सबसे ऊपर कौन थे? प्रांत थे, फिर जिले, फिर नगर और फिर ग्राम। तो राजा द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था उसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? देश, जिसका प्रशासक कौन था? वो कहलाता था गोप्ता। और दूसरी सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई की बात करें तो भुक्ति थी। तो पहली थी देश, दूसरी थी भुक्ति। जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें सौराष्ट्र को एक देश कहा गया है। तो मैंने पहले ही बताया है कि जब गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर था और इसका पतन जब होता है तो जो प्रथम प्रांत स्वतंत्र होता है वो था जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ कह दीजिए, सौराष्ट्र कह दीजिए। तो सौराष्ट्र था तो यही बता रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को एक देश कहा गया है। तो ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी कौन सी? देश। शासकीय सुविधा हेतु राज्य जो है प्रांतों में विभक्त कर दिए गए थे। राज्य किस में विभक्त किए गए? प्रांतों में। तो राज्य का नियंत्रण करता कौन था? स्वयं राजा होता था। और राज्य को किस में बांट दिया गया? प्रांतों में, जिन्हें क्या कहा गया? भुक्ति कहा गया। तो प्रांतों को क्या कहा गया? भुक्ति कहा गया। इन्हें प्रदेश तथा भोग भी कहते थे। तो ये याद नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है, देश के नीचे जो इकाई आई वो कौन सी कहलाई? भुक्ति कहलाई। और प्रशासनिक सुविधा हेतु राज्यों को प्रांतों में विभक्त किया था, जिनको क्या कहा गया? भुक्ति कहा गया। और बात करें हम कि भुक्ति के प्रशासक कौन थे, यानी कार्यभार कौन संभालते थे भुक्ति का? तो उपरीक कहलाते थे वो, और भोगपति कहलाते थे, या राज स्थानीय भी कह दिया जाता था। तो उपरीक अक्सर ऑप्शन में आता है, तो ध्यान रखना है। और भुक्ति के जो प्रशासक थे वो कहलाते थे उपरीक। तो सबसे बड़ी इकाई देश, जिसके प्रशासक कौन थे? गोप्ता। और उसके बाद आती है भुक्ति, जिसके प्रशासक कौन कहलाए? उपरीक। और भुक्ति के बाद इकाई आती है विषय, जिसके प्रशासक कहलाए विषयपति। और जो स्थानीय प्रशासन था वो दो भागों में बटा हुआ था, नगर और ग्राम। तो नगर के जो प्रशासक कहलाए वो पुरपाल कहलाए। इनको नगर रक्षक भी कहा जाता था और इन्हीं को द्रांगिक भी कहा जाता था। अक्सर ऑप्शन में पुरपाल आता है, तो नगर के जो प्रशासक थे वो कौन थे? पुरपाल। और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी ग्राम, जिसके प्रशासक ग्रामिक कहलाते थे या महतर कहलाते थे। ऑप्शन में महतर भी आता है, तो ध्यान रखना है। गांव की ये गांव सबसे छोटी इकाई होता था और इसके प्रशासक कहलाते थे ग्रामिक या महतर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुप्त काल साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई थी उनको देखा। सबसे बड़ी इकाई कहलाता था देश, जिसका प्रशासक गोप्ता कहलाता था। सीमांत प्रदेशों के प्रशासक गोप्ता कहलाते थे। ठीक है, देश को प्रांतों में विभक्त किया गया। प्रांत कहलाए भुक्ति, जिसके प्रशासक यानी भुक्ति के प्रशासक कौन कहलाए? उपरीक, भोगपति या राजस्थानीय। तो पूछा जाता है कि भुक्ति के प्रशासक कौन थे? तो उपरीक थे। भुक्ति को जिलों में विभक्त किया गया। और बात करें जिले को क्या कहा जाता था? विषय। और विषय के जो प्रशासक थे यानी जो कार्यभार संभालते थे विषय का, वो था विषयपति। और विषयपति का प्रधान कार्यालय कहलाता था अधिष्ठान। तो याद रखना है, विषयपति का जो प्रधान कार्यालय कहलाता था वो था अधिष्ठान। और गुप्त साम्राज्य में स्थानीय शासन दो भागों में विभक्त था, नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन। नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी पुरपाल कहलाता था, जिसको हम नगर रक्षक भी कह सकते हैं, और द्रांगिक भी कहा जाता था उसको। तो ये तीनों याद रखने हैं। पुरपाल इम्पोर्टेंट है कि नगर प्रशासक क्या कहलाता था? तो पुरपाल कहलाता था ये। ग्राम प्रशासन जो है सबसे छोटी इकाई थी।
इसका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक या महतर कहलाता था। इसकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्ण तरह से स्वतंत्र थी। तो इस प्रकार से हमने गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है वो देखा। सबसे ऊपर यानी सबसे बड़ी इकाई देश, उसके बाद भुक्ति, उसके बाद विषय और फिर सबसे छोटी इकाई ग्राम। बात करें ग्राम एवं विषय के मध्य एक इकाई का अस्तित्व था, वो क्या था? तो ग्राम और विषय के मध्य एक इकाई थी, वो कहलाती थी पेठ। पेठ का अर्थ क्या था? ग्राम समूह। ठीक है, तो ग्राम और विषय के मध्य एक इकाई थी, वो कहलाती थी पेठ। गुप्त काल में न्यायालय में 4 वर्ग थे। 4 वर्ग थे। पहले स्थान पर आता था राजा का न्यायालय, दूसरा था पुग, तीसरा था श्रेणी और चौथे स्थान पर था कुल। तो 4 न्यायालय थे गुप्त काल में, राजा का न्यायालय, पुग, श्रेणी और कुल। दंडनायक, महादंडनायक, इस प्रकार के न्यायाधीश थे। राजा जो है सर्वोच्च न्यायपति होता था। गुप्त काल के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट है कुमारामात्य। तो इसकी स्थिति जो है आज के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की तरह थी कुमारामात्य की। ठीक है, महादंडनायक ये न्यायाधीश था। संधि विग्रह, इसके पास युद्ध और शांति का विभाग था। महाबलाधिकृत ये सेनापति होता था। नेक्स्ट है भंडागाराधिकृत, इनके नामों में इनके विभाग छिपे हुए हैं। तो भंडाराधिकृत के हैं, राजकोष का अधिकारी था ये। महाअक्षपटलिक ये लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। महाअक्षपटलिक। प्रतिहार ये राजमहल के अंदर का क्षेत्र देखता था, यानी अंतपुर का रक्षक कहलाता था, यानी राजमहल के अंदर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था प्रतिहार। ठीक है, महाप्रतिहार ये राजमहल का रक्षक होता था, यानी सीमाओं की रक्षा करता था ये महाप्रतिहार। नेक्स्ट है दंडपाशिक, इम्पोर्टेंट है ये, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था ये, पुलिस विभाग का। तो दंड से ही कौन देता है दंड? पुलिस विभाग देता है। तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक। नेक्स्ट है विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति कौन रखता है? धर्म संबंधी मामलों का प्रधान था ये, जो कि सार्वजनिक मंदिरों का प्रबंध करता था और लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखता था। तो क्वेश्चन आता है कि लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखने का कार्य किसका था? तो वो था विनय स्थिति स्थापक का। नेक्स्ट है भट्टाशपति। देखिए इनके नामों से ही स्पष्ट होता है। तो ये घुड़सवार सेना का प्रधान था भट्टाशपति। ठीक है, चाट थे, साधारण सैनिक विभाग था इनके पास, चाट के पास। रण भंडागारिक, तो देखिए रण में यानी युद्ध में भंडार रखता था जो, यानी सेना में रसद सामग्री की व्यवस्था करने वाला था ये। महापिलपति ये गज सेना का प्रधान था, महापिलपति। भट्ट, चाट और भाट जो है, देखिए चाट और भाट ये पुलिस कर्मचारी थे, साधारण पुलिस कर्मचारी थे ये चाट और भाट। गुप्त काल में अनेक विधि ग्रंथ संकलित किए गए। पहली बार दीवानी और फौजदारी यानी व्यवहार विधि और दंड विधि, इनके कानूनों को परिभाषित किया गया था पृथक रूप से। ठीक है, दीवानी और फौजदारी कानून परिभाषित हुए गुप्त काल में। गुप्त काल में स्थायी सेना का संगठन किया गया था और सेना के 4 अंग होते थे, पदाती, रथरोही, अश्वरोही और गज सेना। पदाती सेना की छोटी टुकड़ी को चमूए कहा जाता था। गज सेना के नायक को कंटुक कहा जाता था और अश्वरोही सेना के प्रमुख को कटाश्वपति कहा जाता था और साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था। ठीक है, चाट भाट ये साधारण सैनिक होते थे। पदाती सेना की सबसे छोटी इकाई जो थी चमूए। गज सेना के नायक को कहते थे कंटुक और अश्वरोही सेना के प्रमुख थे कंटाशपति। ठीक है, गुप्तचर जो कर्मचारी थे उनको दूत कहा जाता था। और गुप्त काल में शूद्र जो है सैनिक वर्दी भी अपनाते थे। पहले शूद्रों को निमन समझा जाता था, लेकिन गुप्त काल में सैनिकों की वर्दी अपनाते थे शूद्र। ठीक है, नरसी पुराण जो है उसमें कृषि को शूद्र का क्रम बताया गया है, यानी शूद्र जो है कृषि कार्य करते थे, ये वर्णन मिलता है हमें नरसी पुराण में। यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जो शूद्रों की स्थिति थी वो अच्छी थी इस काल में। अमरकोश में शिल्पियों को शूद्र कहा गया है। अमरकोश जो कि अमर सिंह की है, ये अधिकतर जो है कृषि से संबंधित ये ग्रंथ है अमरकोश, जिसमें शिल्पियों को शूद्र का कार्य कहा गया है। गुप्तकालीन अभिलेखों से हमें कार्यस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। ओसनम समर्ति से भी हमें कार्यस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा इसको वैसे ही रीडिंग कर लीजिएगा।
कार्यस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य ने किया है। उनका प्रधान कार्य लेखीय था। ये लेखाकरण, गणना, आय व्यय और भूमि कर के अधिकारी बनते थे कार्यस्थ। तो इनका वर्णन सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? याज्ञवल्क्य ने किया है। फाहान के अनुसार, यानी फाहान कह रहा है यहाँ पर कि गुप्त काल में अपृश्य वर्ग था जो कि शूद्रों से भी भिन्न था। यानी अपृश्य वर्ग था लेकिन शूद्रों से भिन्न था। इन्हें अत्यंत तथा चांडाल कहा जाता था। पहले शूद्रों को निम्न समझा जाता था, लेकिन गुप्त काल में फाहान कह रहा है कि अपृश्य वर्ग जरूर था लेकिन वो शूद्रों से भिन्न था जो कि चांडाल कहलाते थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम जो अभिलेखीय प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो अभिलेख है एरेन अभिलेख। इसमें हमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का प्रमाण मिलता है। तो प्रथम वो कौन सा अभिलेख है जहाँ से हमें सती प्रथा का प्रमाण मिलते हैं? तो वो एरेन अभिलेख है। गुप्त काल की आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि की 5 प्रमुख किस्में थीं। भूमि की 5 किस्में पूछी जाती हैं, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि क्षेत्र किस प्रकार की भूमि थी, वास्तु किस प्रकार की भूमि थी, या खिल किस प्रकार की भूमि थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना है क्षेत्र भूमि वह भूमि होती थी जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि थी, यानी जहाँ पर हम खेती आराम से कर सकते हैं वो क्षेत्र भूमि कहलाती थी। वास्तु भूमि वास करने योग्य भूमि थी ये। खिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी, यानी बंजर भूमि थी, खिल बंजर भूमि कहलाती थी। अप्रहत ये जंगली भूमि थी। और चारागाह जहाँ पर पशुओं को चराया जाता था, यानी पशुओं के चरने योग्य भूमि चारागाह भूमि कहलाती थी। तो आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि को 5 प्रमुख किस्मों में बांटा गया था। तो ये पांचों याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। अमरकोश किसकी रचना है? ये अमर सिंह की रचना है और इसमें अधिकतर कृषि के बारे में ही बताया गया है और अलग अलग 12 प्रकार की भूमियों की चर्चा की है अमर सिंह ने अमरकोश में। तो ये कृषि से संबंधित है ये ग्रंथ अमरकोश, ठीक है। सिंचाई का उल्लेख हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इसमें स्कंदगुप्त के अधिकारी प्राणदत्त और उनके पुत्र चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है हमें। तो सिंचाई का जो उल्लेख है हमें कहाँ से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। इसमें बताया गया है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या थे? कुएं थे और अर्घट थे। इसके अतिरिक्त बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र से भी हमें ज्ञात होता है कि गन्ने की फसल की सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग होता था और बंगाल में सिंचाई के लिए वर्षा के जल का संग्रहण होता था। यानी बंगाल में जो सिंचाई का प्रमुख साधन थे वो क्या थे? वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता था। और प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई की जाती थी। गुप्त काल का प्रमुख उद्योग की बात करें तो कपड़े का निर्माण करना इस काल का प्रमुख उद्योग था। अमरकोश से हमें कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इनका वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त नालंदा और वैशाली से हमें श्रेणियों, सार्थवाओं, प्रथम कुलिकों इनकी मोहरें मिली हैं। इनसे हमें इनकी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इन मोहरों से स्पष्ट होता है कि ये अपने व्यवसाय के हितों के अतिरिक्त श्रेणियों को अन्य सामाजिक कार्य भी करने पड़ते थे, जैसे कि सभागारों का निर्माण करना, यात्रियों के लिए पीने योग्य पानी की सुविधा करना। यानी कुल मिलाकर कहना ये है कि ये व्यापारिक श्रेणियां जो थी इनका कार्य था व्यापार करना, लेकिन व्यापार के साथ साथ ही सामाजिक कार्य भी करती थी। और इस प्रकार के जो हमें प्रमाण मिलते हैं, ये मुद्रा मिली है इनकी, उनसे हमें इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। मुद्रा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर व्यापारियों और शिल्पियों की निम्नलिखित श्रेणियों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इंदौर में थी तेलियों की श्रेणी, विदिशा में हाथी दांत के कारीगरों की व्यापारिक श्रेणी थी, उज्जैनी में अनाज व्यापारियों की श्रेणी थी, नासिक में बुनकरों की श्रेणी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। नासिक में किसकी थी? बुनकरों की श्रेणी। और मंदसौर में रेशम बुनकरों की श्रेणी थी। और मंदसौर अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों की इस श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बहुत पूछा जाता है कि भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो मंदसौर अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नासिक और मंदसौर से अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो नासिक में बुनकरों की व्यापारिक श्रेणी थी, मंदसौर में रेशम बुनकरों की व्यापारिक श्रेणी थी। मथुरा की बात करें तो मथुरा में आटा पीसने वाले कारीगरों की श्रेणी थी।
कौशाम्बी में गंधकों की श्रेणी थी। तो ये श्रेणियाँ याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि विदिशा में कौन से व्यापारिक श्रेणी थी, तो हाथीदांत के कारीगरों की श्रेणी थी। इम्पोर्टेंट इसमें नासिक और मंदसौर अधिक हैं, तो इनको याद रखना है आपको। मंदसौर सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, तो इसको अधिक याद रखें। इसके अतिरिक्त सभी व्यापारिक मार्गों की बात करें तो ये उज्जैन में आकर मिलते थे। सभी व्यापारिक मार्ग गुप्त काल के उज्जैन में आकर मिलते थे। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने ही जारी किए थे। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। तो क्वेश्चन आता है कि जो गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के थे क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे दिनार। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। घोड़ों का जो आयात होता था वो बैक्टीरिया से होता था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? तो उसको कार्यस्थ कहा जाता था। और कार्यस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है। तो सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सर्वाधिक याद रखना है कि कार्यस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो याज्ञवल्क्य ने किया है। और गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग था वो कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग था वो। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म जो था वो था वैष्णव धर्म। लेकिन गुप्त शासकों ने ऐसा नहीं है कि वैष्णव धर्म को ही बढ़ावा दिया, इन्होंने वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म को भी समान रूप से प्रचार प्रसार किया था इसका। तो एक गुप्त काल ही ऐसा था जहाँ पर वैष्णव धर्म और शैव धर्म अपने चरम उत्कर्ष तक पहुँच गए थे, यानी इनका जो प्रचार प्रसार था बहुत अधिक मात्रा में होता है। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो राजकीय चिन्ह था गरुड़। तो वैष्णव और शैव धर्म के मध्य समन्वय गुप्त काल में स्थापित हुआ। गुप्त शासकों ने, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि धार्मिक उपाधियां धारण की थी किन शासकों ने? तो गुप्त शासकों ने धारण की थी। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे परम भागवत, ये एक धार्मिक उपाधि थी। सकंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और बुद्ध गुप्त का एरन अभिलेख विष्णु स्तुति से शुरू हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस स्तुति से स्टार्ट हुए हैं? तो विष्णु स्तुति से शुरुआत हुई है इनकी। तो कह सकते हैं कि गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म तो वैष्णव था, लेकिन उन्होंने समान रूप से शैव धर्म का भी प्रचार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग क्या था? तो वो था अवतारवाद। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई। तो ध्यान रखना है कि शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां किस समय में बनाई गई? तो गुप्त काल में ये बनाई गई थी। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग क्या था? अवतारवाद था। नेक्स्ट देखेंगे कि गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा आरंभ हुई थी। तो ध्यान रखना है त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु की, महेश की पूजा कब प्रारंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। यानी गुप्त जो शासक थे ये वैष्णव धर्म को अपना व्यक्तिगत धर्म मानते थे, इनका ये व्यक्तिगत धर्म था। लेकिन वैष्णव धर्म को ही नहीं, इन्होंने शैव धर्म को भी उसी सम्मान रूप से इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, वो ही मान सम्मान दिया था। तो शैव धर्म और वैष्णव धर्म का समन्वय दिखाई पड़ता है हमें गुप्त काल में। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया था। तो मंदिर कला का सर्वोच्च उदाहरण कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं। 16वीं, 17वीं और 18वीं जो गुफा हैं वो गुप्त काल की हमें जानकारी देती हैं। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार ही रिपीट होता है कि स्वर्ण काल, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल किसका समय कहलाता है? तो गुप्त काल कहलाता है वो, क्योंकि इसी काल में कालिदास हुए और अन्य बहुत से विद्वान हुए थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की, और इसीलिए संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है गुप्त काल। तो जो गुप्त काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है संस्कृत साहित्य का, क्योंकि हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के भी 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास, शंकु, अमर सिंह, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, वररुचि, वराहमिहिर, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ती हैं इतिहास पर। इन्हीं के कारण ही गुप्त काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। इनकी रचना का नाम बताएं, अक्सर पूछा जाता है। आर्यभट्ट की रचना कौन सी थी? तो आर्यभट्टियम इनकी रचना थी। सर्वाधिक भूमि अनुदान किन शासकों ने दिए? तो गुप्त काल में, यानी गुप्त काल में दिए गए या गुप्त शासकों के द्वारा दिए गए।
भूमि अनुदान की प्रथा स्टार्ट किसने की थी? तो ये सातवाहन शासकों ने स्टार्ट की थी। और बात करें कि सर्वाधिक भूमि अनुदान दिए किन्होंने, तो वो गुप्त काल में गुप्त शासकों के द्वारा दिए गए। गुप्त काल जो है ब्राह्मण धर्म के पुनः उत्थान का काल माना जाता है। रामायण तथा महाभारत के अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है कि रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संपादन किस समय में हुआ? तो गुप्त काल के समय में हुआ था ये। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। कालिदास के मेघदूत से हमें देवदासियों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त कामसूत्र में गणिकाओं को परीक्षण दिया जाता था, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कामसूत्र में। मुद्रा राक्षस में भी हमें गणिकाओं का उल्लेख मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो देवदासी प्रथा थी या दास प्रथा थी वो गुप्त काल में विद्वान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया, जबकि मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मंदसौर अभिलेख में हमें कुमारगुप्त फर्स्ट के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है ये। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, इसमें किसका वर्णन है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए क्योंकि बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। मंदसौर, मंदसौर यानी मंद मंद शोर करते हुए, कुमारगुप्त यानी कुमार आप आगे बढ़िए मंद मंद शोर करते हुए, क्योंकि आप रात को लेट आ रहे हैं पार्टी वार्टी कर कर, तो मंद मंद शोर करते हुए आगे बढ़िए, नहीं तो मम्मी पापा जग जाएंगे। ठीक है, तो इसी से याद रख लीजिए, मंद शोर यानी मंद मंद शोर करते हुए कुमार आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखेंगे तुम्मन अभिलेख। तुम्मन अभिलेख में हमें कुमारगुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। तो शरदकालीन सूर्य कुमारगुप्त फर्स्ट को किसमें कहा गया है? तुम्मुन अभिलेख में। सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त फर्स्ट के ही मिलते हैं, 18 अभिलेख मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुप्त काल की प्रमुख रचनाओं की। तो सर्वप्रथम देखेंगे पंचतंत्र को। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, पंचतंत्र किसकी रचना है? तो ये विष्णु शर्मा की रचना है। कालिदास की बात करेंगे। कालिदास के 3 नाटक हैं, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत रिपीट होता है, तो याद रखना है ये कालिदास की रचना है। मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार, रघुवंश ये महाकाव्य है। ठीक है, नाटक है 3 और महाकाव्य है 5, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार और रघुवंश। नेक्स्ट बात करें भौमिक की, तो ये रावणा अर्जुनियम की है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कालिदास की रचनाओं को याद रखना है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र को याद रखना है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये विशाखा दत्त की रचना है। किरातार्जुनियम पूछी जाती है, भारवी की रचना है ये। किरातार्जुनियम किसकी रचना है? भारवी की। रावण वध नहीं पूछी जाती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लीजिए ये वत्स भट्टी की है। वेरी इंपॉर्टेंट है सौपन वासवदत्तम और चारुदत्तम। सौपन वासदत्तम अक्सर पूछी जाती है, तो ये भास की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की है। नेक्स्ट रचना देखेंगे, नेक्स्ट है शूद्रक। शूद्रक की रचना है मर्चकटिकम। मर्चकटिकम किसकी है? शूद्रक की। वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका ये किसकी है? वराहमिहिर की। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम ये आर्यभट्ट की हैं और ब्रह्म सिद्धांत ये ब्रह्मगुप्त की है। काव्य मीमांसा की बात करेंगे, तो ये काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की है। अष्टांग हृदय जो कि चिकित्सा से संबंधित है ये वाग्भट की है। हर्षचरित्र बाण भट्ट की है और शल्य शास्त्र ये किसकी है? धन्वंतरी की। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि ये रचना किसकी है, तो ये इनको याद रखना है, इम्पोर्टेंट हैं ये सभी रचनाएं। नेक्स्ट देखेंगे गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों को। तो मंदिर सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि विष्णु मंदिर गुप्त काल का कहाँ पर स्थित है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि तिगवा में जो मंदिर है वो किससे संबंधित है? तो ये विष्णु मंदिर है गुप्त काल का। शिव मंदिर की बात करें, भूमरा में शिव मंदिर है, नागौद में मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, यहाँ पर शिव मंदिर है। नचना कुठार ये मंदिर किस से संबंधित है? तो ये पार्वती मंदिर है, ये मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि भूमरा जो मंदिर है नागौद में ये किस से संबंधित है? तो ये शिव मंदिर से संबंधित है। तिगवा का
मंदिर है, इसमें किसकी मूर्ति है? तो ये विष्णु मंदिर है। नचना कुठार मंदिर किससे संबंधित है? तो पार्वती मंदिर है ये। देवगढ़ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दशावतार मंदिर बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है, झांसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में स्थित है। खोह में कौन सा मंदिर स्थित है गुप्त काल का? तो ये शिव मंदिर स्थित है खोह में, नागौद में। भीतरगांव मंदिर किससे संबंधित है? तो ये लक्ष्मण जी का मंदिर है जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है। तो यहाँ से इस भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि खो में कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। भीतरगांव में कौन सा मंदिर है? ये कहाँ पर पड़ता है? कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि लक्ष्मण जी का मंदिर है। वीडियो के लास्ट में हम कुछ अधिकारियों को देखेंगे और उनके विभागों को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे हरिसेन को। तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। दरबारी कवि के साथ साथ ये समुद्रगुप्त के संधि विग्रही भी थे, महादंडनायक भी थे। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे वीरसेन सेव की, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहक थे। तो ध्यान रखना है, हरिसेन तो अक्सर ही पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे? वीरसेन सेव। शिखर स्वामी की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री थे और कुमारामात्य थे। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिखर स्वामी किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये इनके मंत्री थे और कुमारामात्य थे। पृथ्वीसेन की बात करेंगे तो कुमारगुप्त के मंत्री थे और कुमारामात्य थे ये। आमर कारदव ये चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे।